नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का। आज की क्लास परसेंटेज की बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पिछली क्लास में भी हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करे थे और मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप केवल किताब के भरोसे रहें कि प्रीवियस ईयर में क्या आया था और वो बना के जाएं तो आपकी ज़िंदगी में कभी सिलेक्शन ना हो। तो इसीलिए अपडेटेड के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन करने जरूरी हैं जो आपके दिमाग खोलें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए पेपर में नहीं भी आती ना, पर वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए रखती हैं। आपको एक ये रहता है माइंडसेट कि भाई मैं पहले से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत बढ़िया चीज़ें कर कर आया हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ जितना क्लास में करा दूंगा उससे ज़्यादा आपको कोई स्पेशल वैरायटी करने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। लव यू भाई, शुक्रिया भाई, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आइए आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है। द इनकम ऑफ 4 पर्सन आर इन द रेशियो इतना। चार व्यक्तियों की जो आय का अनुपात है वो 7:4:8:10 है। यदि पहला व्यक्ति अपनी आय का इतने प्रतिशत खर्च करता है, दूसरा इतने प्रतिशत बचाता है, तीसरा इतना प्रतिशत बचाता है, चौथा इतना खर्च करता है। किसी की इंफॉर्मेशन तो बचाने के हिसाब से दे रखी है, किसी की खर्च करने के हिसाब से दे रखी है। तो फाइनली मैं ये देखूंगा आखिर में दिया क्या है। आखिर में दिया है कुल आय और कुल खर्च का अंतर। ठीक है, कुल आय और खर्च का अंतर आपको दे रखा है। आय और खर्च का अंतर क्या होता है? सेविंग होती है। ठीक है, तो उन चारों व्यक्तियों का कुल खर्चा आपको बताना है क्या होगा। तो मैं सेविंग पे और इनकम पे काम करता हूं। अगर इनकम का अनुपात है 7:4:8:10, सेविंग की अगर बात करते हैं, पहला व्यक्ति अपना इतना खर्च करता है 42/6/7 यानी 3/7। 3/7 का मतलब है 7 में से 3 खर्च करता है तो 4 बच जाएगा, तो ये 4 आ गया। 75% बचाता है, 4 में से 3 बचाता है तो 3 बचा लेगा क्योंकि ये 4 ही है। 62% बचाता है यानी 5/8 यानी 8 अगर इनकम है तो 5 बचाएगा, तो 8 ही दे रखा है यहाँ पर तो 5 बचा लेगा। तीसरा चौथा दे रखा है 40% खर्च करता है। 40% अगर मैं खर्च करता हूं तो 60% बचाऊंगा। 60% इसका कितना हो गया? 6। टोटल इनकम देखूं तो 18/4=22, 7=29, टोटल इनकम हो गई 29। टोटल बचत देखूं तो 10, 5, 15, 3, 18। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है? इस 18 की वैल्यू ही दे रखी है 198 यानी 11 गुना, क्योंकि इनकम और खर्चे का जो अंतर होता है उसे आप सेविंग कहते हैं। अब आपको बताना है चारों व्यक्ति का कुल खर्चा क्या है। खर्चा बताना है, खर्चा कितना है? 29 में से 18 गया यानी 11। खर्चा कितना आ गया? 11 यूनिट आ गया। 29 में से 18 गया 11 और 11 का 11 गुना कितना हो गया? 121 हो गया। 121 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है। दिखने में बड़ा सा क्वेश्चन है इसलिए क्लास में लिया गया है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। जिसको बात नहीं समझ आई है तो बता सकता है, मैं रिपीट कर दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सिंपल सी बात है। यहाँ मैंने आपको जो बड़ी बात है, एक बार बड़ी बात रिपीट कर देता हूँ। बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए यहाँ पर क्या डाटा दिया गया है। परसेंटेज के क्वेश्चन में ना मैक्सिमम खेल इसी चीज का है कि आप ये समझ पाए कि आखिर में जो वैल्यू दे रखी है ना वो किसकी दे रखी है। जैसे हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन करे कि इतना परसेंट खर्च करता है, इतना बच गया, फिर बचे हुए में से इतना खर्च करता है, इतना बच गया, फिर लास्ट में इतना खर्च करता है। तो आखिर में जो इंफॉर्मेशन दे रखी होती है ना वो हमें परसेंटेज के रूप में निकालनी होती है। अब यहाँ देखा आपने इनकम और खर्च, उसका अंतर दे रखा है यानी सेविंग दे रखी है, इसलिए मैंने सबकी सेविंग पे काम कर लिया। ठीक है, फिर मैंने ये देखा कि सेविंग पे काम करने के बाद खर्चा तो अपने आप निकल आएगा और खर्चा ही मेरे को निकालना है चारों का, तो काम आसान हो गया, कुछ काम दिक्कत वाला बचा नहीं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। 4 बर्तन किसी टेबल पर इस तरीके से रखे हैं, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं
तो उनकी कैपेसिटी जो है कीप ऑन, एक सेकंड हो जाइए, कुछ गड़बड़ है, बिकमिंग थ्राइस। इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है, हिंदी में सही है शायद, हिंदी का पढ़िए। इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है मेरे ख्याल से। 4 बर्तन एक मेज पर इस तरीके से रखे हैं कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उनकी क्षमता 3 गुनी होती रहती है। फिर वो बोलता है पहले बर्तन का 3 गुना, ध्यान से देखिए, 3 गुना होती रहती है। अगर मान लेता हूं मैं ये 10 है तो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, ये 270 हो गया। ठीक है, पहले बर्तन का 30% निकाला जाता है, दूसरे बर्तन का भी 30%, तीसरे बर्तन का इतना और चौथे बर्तन का इतना। तो यदि निकाले गए द्रव का आयतन शुरुआती 4 बर्तन की कुल आयतन का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं देखूंगा इसका 30% यानी कितना हो गया, 3 हो गया। इसका भी 30% कितना हो गया, 9 हो गया, 3 3 9, प्लस इसका 4/9, 4/9 का मतलब है 90, 9 की वैल्यू 90 हो गई, 4 की 40 हो गई। ठीक है, प्लस इसका कितना 20%, 27 दूनी 54 होता है। पहले टोटल कितना था, 100, 270, 370 और 30 यानी 400। अब कितना हो गया, 9 3 12, 52, 106, 106/400 आ गया। ठीक है, और अगर मैं 4 से काटता हूं, 4 से अगर मैं काटता हूं तो 26.5% आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा 26.5%। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। नहीं समझ आई है तो बताइए, रिपीट करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, दिखने में बहुत लंबे लंबे हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार मॉक टेस्ट वगैरह में भी मिलते हैं आपको। ठीक है, तो आप लोगों को साइकोलॉजी लेके चलनी है तैयारी करते वक्त ही, ऐसा नहीं है लास्ट में नया देख रहे हैं आप कुछ। एक बार इंग्लिश पढ़ दूं, ध्यान से देखिए, रिपीट ही कर देता हूं। 4 बर्तन एक मेज पर इस तरीके से रखे हैं कि यदि आप उनको उनकी क्षमता नापें बाएं से दाएं, ठीक है, तो उनकी क्षमता 3 गुनी होती रहती है। पहले बर्तन में से हमने 30% निकाला, दूसरे में से भी 30% निकाला, तीसरे में से कितना निकाला, 44, 4/9% निकाला, और आखिरी वाले में से कितना निकाला, 20% निकाला। तो इतना मैंने निकाल लिया। अब वो ये बोल रहा है जो अब आपने द्रव निकाला है वो मिलाकर पहले वाले कुल द्रव का कितना प्रतिशत होगा, वो मैंने निकाल लिया 26.5%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर 10 के अलावा भी कुछ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप, जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हैं। आप 1 3 9 27 भी ले सकते थे, पर मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे डेसिमल में काम करना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं डेसिमल वाली चीज अवॉइड ही करके चलता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अ फ्लैट एंड अ लैंड परचेज बाय 2 फ्रेंड्स ए एंड बी। मान लेते हैं मैं और आप हैं, एक फ्लैट खरीदते हैं और एक जमीन खरीदता है। मैं फ्लैट खरीदता हूं, आप जमीन खरीदते हैं। ठीक है, 2 लाख रुपए का मैं फ्लैट खरीदता हूं, आप 2.5 लाख की जमीन खरीदते हैं। इफ फ्लैट इज इंक्रीज्ड, फ्लैट की कीमत जो है प्रति वर्ष
20% बढ़ती है, यानी जो मैंने फ्लैट लिया उसकी कीमत हर वर्ष 20% बढ़ रही है। आपने जो लैंड ली है उसकी कीमत हर साल 10% बढ़ रही है। 2 साल बाद हम आपस में अदला बदली कर लेते हैं। कहने का मतलब है, देखिए बात समझिएगा, मैंने एक जमीन ली, मैंने एक फ्लैट लिया 2 लाख का, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी 2.5 लाख के, ठीक है। जो मेरे को रिटर्न मिल रहा था वो 20% के हिसाब से मिल रहा था एनुअली, ठीक है। आपको जो रिटर्न मिल रहा था वो 10% के हिसाब से मिल रहा था एनुअली। अब हुआ क्या, आखिर में जो राशि हमें मिलनी थी वो हमने आपस में अदला बदली कर ली कि जो आपको राशि मिल रही है वो मैंने ले ली, जो मेरे को राशि मिल रही है वो आपने ले ली। तो इस प्रतिक्रिया के दौरान, इंटरचेंज देयर पोजेशन का मतलब यही है, इस प्रतिक्रिया के दौरान जिसको फायदा हुआ उसे कितने प्रतिशत का फायदा होगा, ये क्वेश्चन है। कितने लोगों को क्वेश्चन क्लियर है, पहले ये बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 लाख और 2.5 लाख का इतना फर्क नहीं पड़ता, आप ए और बी 4:5 में लें, क्योंकि मेरे को परसेंटेज में ही निकालना है आंसर। जब आपको परसेंटेज इंक्रीमेंट ही निकालना होता है ना, तो कई जगह ऐसा होता है कि आपको डाटा एग्जैक्ट नहीं चाहिए होता, आपको रेशियो चाहिए होता है, ठीक है। मैक्सिमम जगह डाटा एग्जैक्ट नहीं चाहिए, रेशियो चाहिए, रेशियो से काम चल जाएगा, ठीक है। अब ये बोलता है 4 और 5, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 4 और 5 से मैंने ले लिया 400 और 500, जिससे मेरा काम आसान हो जाए, ठीक है। अगर 20% प्रति वर्ष बढ़ता है तो कितना बढ़ेगा, 44% बढ़ेगा 2 साल में। अब ये मत पूछना कैसे, 20 + 20 + 20 × 20/100 यानी 44% बढ़ जाएगा। 44% बढ़ेगा तो 44 चौक कितना होता है, 176। 176 बढ़ेगा तो 576 हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने इंस्पेक्टर चालीसा में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों के पास वो बैच होगा, जिसके पास नहीं है वो खरीद सकता है। इंस्पेक्टर चालीसा कैलकुलेशन जगह जगह रोल है। देखिए अब ये जो मैंने 20% का 44 कर दिया, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो इसमें भी लिखना पड़ेगा। फिर 44% से 576 कर दिया, प्रैक्टिस नहीं होगी तो यहाँ पर भी समय लगेगा। हर जगह कैलकुलेशन जो है आपको दीमक की तरह खाती रहेगी अगर आपने उस पर काम नहीं किया। तो कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आगे आता हूं। 10% प्रति साल के हिसाब से 2 साल का 21% होता है। 21% यानी 21 पंजे 105, 105 अगर मैं जोड़ता हूं तो 605। अब ये बोलता है इसे 605 रुपए दे दो, इसे 576 रुपए दे दो, ठीक है। तो फायदा किसका हो रहा है, फायदा तो इसका हो रहा है, इसको तो नुकसान हो रहा है। इसको कितने का फायदा हो रहा है, ध्यान से देखिए, इसको 29 रुपए का फायदा हो रहा है अगर ध्यान से देखते हैं आप तो, ठीक है। तो 29 बटे कितना, 576, ये आ गया, ठीक है। 29 बटे 576 ये आ गया आपके सामने। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। सबसे पहली चीज, अब देखिए मेरे को सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए अगर मैं लगातार दिमाग लगा रहा हूं। भाई एक बात बताइए, अगर मैं इसे 6 से गुणा करूंगा तो 30 से ऊपर आ जाएगा, तो 6 वाला तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर जो है 6 से कम ही होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है यहां पर, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। बात समझ आनी चाहिए एक एक को। वाई 576 इन डिनोमिनेटर, 605 क्यों नहीं हुआ? अरे मेरे भाई आपको 576 रुपए मिलने थे पर आपको 605 रुपए मिल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कितने % ज्यादा मिल रहे हैं? तो आप क्या करेंगे, 576 को नीचे रखेंगे। हमेशा इनिशियल चीज नीचे रखी जाती है। तो 576 को नीचे रखा आपने, जो इंक्रीमेंट है 29 उसे ऊपर रख दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 और 10% नहीं लिखा, 20% लिखा तो है भाई, ये रहा। 10% लिखा है, ये रहा, ठीक है।
बी ऑप्शन कैसे आया, देख लीजिए बी ऑप्शन कैसे आया। अगर नजर अच्छी है, देखिए कहते हैं ना दिमाग से आप बहुत सारी मेहनत बचा सकते हैं, बहुत सारी चीजों का शॉर्टकट दिमाग है, ठीक है। और अगर राइट डायरेक्शन में लगाएं तो देखिए बहुत फायदा है। ध्यान से देखिए कैसे, नीचे 500 कुछ है, 576। अगर आप इसे ऊपर अगर 29 से डिवाइड करते हैं तो 5 6 30 आएगा। अगर नीचे 500 भी होता, ठीक है, तो भी 6% नहीं आता, 5 6 30 होता है। तो 30 टाइप का तो कुछ नहीं लिखा ऊपर, 30 से बहुत छोटी चीज लिखी है, तो 6 तो नहीं आ सकता। तो 6 वाले थे सारे परसेंट, इसलिए मैंने इसे काट दिया, केवल बी ऑप्शन बचा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या पूछ रहे हैं भाई? कंपाउंडिंग कहाँ कहाँ है? देखिए एक बच्चा पूछ रहा है सर कंपाउंडिंग कहाँ का है, ये कहा है भाई, देखिए एवरी ईयर, एवरी ईयर यहां कहा है कि कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है। दो ऑप्शन होते तो भी भाई हम कर सकते थे, अभी आगे आगे बढ़ने दीजिए, मैं बता दूंगा। 4 और 5 कैसे लिया, ठीक है। देखिए दो ऑप्शन होते तो ऐसा नहीं है कि मेरे को फ्रैक्शन सॉल्व करने का एक ही तरीका आता है, मैं मल्टीपल भी देख सकता हूँ, आखिरी संख्या भी देख सकता हूँ, बहुत सारी चीजें देख सकता हूँ, ठीक है। 4 और 5 कैसे लिया, 2 लाख और 2.5 लाख थी, मेरी इन्वेस्टमेंट 2 लाख थी, आपकी 2.5 लाख थी, इसका अनुपात होता है 4:5। तो मैंने 400 500 ले लिया। मैंने बताया था मेरे को डेसिमल में काम करने का शौक नहीं है, नहीं तो 4 और 5 से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने 400 500 लिया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। राम जिस शहर में रहता है उसमें वह पहले 28,000 की सालाना आय पर P% का कर लगता है और 28,000 से ऊपर की राशि पर P+2% का कर लगता है, ठीक है। राम ये पाता है कि उसके द्वारा दिया जाने वाला आयकर उसकी कुल आय का P+0.25% है, तो उसकी सालाना आय थी कितनी? आइए देख लेते हैं। दो तरीके से मैं देख सकता हूं। पहला तरीका है 28,000 तक P%, उसके ऊपर की राशि पर P+2%, ठीक है। ऐसा करने पर वो पाता है कि उसकी कुल आय कितनी हो गई, इतनी हो गई। कुल आय का P+0.25% वो पे करता है। ये इक्वेशन आ गई आपके सामने, ठीक है। 28,000 का P%, अब सॉल्व करिए देखिए, और 28,000 का P%, ये तो कट गया, ठीक है। ध्यान से देखिए 28,000 का P%, 28,000 का P% कट गया, पी कट गया, 2y% बचा यहां पर, ठीक है। और यहां 0.25y यानी 1.75y% बचा, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 0.25 ऑफ 28,000, ठीक है, 0.25 ऑफ 28,000। तो ये कितना आ गया, 0.25 का मतलब हो गया 70। तो y कितना आ गया, y आ गया आपका 1%, अगर इतना है तो ये आ गया 4,000 रुपए। देखिए मैंने कैसे किया, 1.75 70 के बराबर है, कितना गुना हो गया, 40 गुना, ठीक है। इसको अगर मैं 40 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा, तो 40 से गुणा किया हमने 100 को तो 1000 आ गया, 4,000 आ गया। तो इनकम कितनी हो गई, 28,000 प्लस 4,000 यानी 32,000। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए आप पे डिपेंड करता है आप सॉल्यूशन कैसे करते हैं। मैंने इक्वेशन लिखी, 28,000 का P%, 28,000 का P% काट दिया, YP काट दिया, तो P वाला तो कट गया मेरा, यहां से बचा ही नहीं, और ये दोनों कट गए। यहाँ क्या बचा 2y, यहाँ क्या बचा 0.25y, तो 2y में से 0.25y गया तो 1.75y% बचा, और ये इससे गुणा होगा तो 70 आएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000 आ गई।
वाई क्या है, 28,000 से ऊपर की इनकम है, तो 28,000 प्लस 4,000 32,000 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और तरीका आप कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक और तरीका आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगेगा, आइए देख लेते हैं। P% पहले 28,000 तक, बाकी ऊपर की राशि पे P+2 और नेट आ गया P+0.25। परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि परसेंटेज ही है सारी जगह। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ गया 1.75, ये कितना आ गया 0.25, और अगर मैं अनुपात निकालता हूं तो 25 सत्ते 175 होता है, 1:7 हो गया। 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 28,000, क्योंकि 28,000 पे P% लगता है, और 7 और 1 हो गया 8। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000 आ जाएगी, जो y की वैल्यू निकाली थी आपने। तो 28 और 4 कितना हो गया 32,000 हो गया। 32,000 आपका आंसर आ गया, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। एग्जाम में भाई एलिगेशन लगाइए, सबसे बेस्ट है, लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकंड मेथड से ही करना है आपको। देखिए फर्स्ट मेथड मैंने आपको क्यों बताया, बात समझिएगा। फर्स्ट मेथड मैंने आपको, बिल्कुल एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट मेथड क्यों बताया मैंने आपको, मैं उसका रीजन बताता हूँ। फर्स्ट मेथड मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर इस तरीके की इक्वेशन कहीं बनती है तो आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, खाली ये बनाने से कुछ नहीं होता। अगर एक बच्चा ये काटता पीटता नहीं यहाँ पर, तो उसे यहीं पर ही इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से करने में कम से कम 15 से 20 सेकंड और लगते हैं। और ये मान के चलिए अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इतना टाइम लगा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वो बोलता है पहले 28,000 तक कितना P%, उसके ऊपर मान लेते हैं मेरी इनकम Y है, तो P+2%, टोटल मिला के इनकम कितनी हो गई 28,000 प्लस Y। तो मैंने फाइनली ये रियलाइज किया कि मैंने जो टैक्स दिया वो कुल आय का P+0.25% दिया। ठीक है, अब ये P+0.25% दिया, ये आ गया। अब मेरे को ये सॉल्व करना है। अब ऐसा थोड़ी हम मल्टीप्लाई करके इक्वल टू करके लिखते रहेंगे। हमने सीधा देखा 28,000 के साथ P, 28,000 के साथ P कट गया, Y के साथ P, Y के साथ P कट गया। तो P जो दोनों से मल्टीप्लाई होता वो दोनों से मल्टीप्लाई अब नहीं होगा। अब बचा क्या, केवल ये बचा जो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और केवल Y 2% बचा। तो 2 इंटू वाई और 0.25 इंटू वाई, तो 1.75 वाई आ गया, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ऐसा पहली बार में कोई नहीं कर सकता, लगातार तजुर्बा चाहिए इसके लिए। तजुर्बा कैसे आएगा, लगातार करने से। ठीक है, फिर मैंने बोला कि 0.25 निकालना है आपको इसका 28,000 का, तो 0.25% आपने निकाला इसका 28,000 का, तो आपने क्या देखा कि भाई ये 70 आ गया। 1.75 की वैल्यू 70 है। अब 1.75 की वैल्यू 70 है, तो ये कहां से आया y। अब कई बच्चों को इसमें भी टाइम लग सकता है, मैंने कैसे किया ध्यान से देखिए। 1.75 लगातार प्रैक्टिस है मेरी, मुझे पता है 17.5 इंटू 4 जो है 70 होता है, मुझे ये पता है। 17.5 इंटू 4 वो तो मैं आसानी से देख भी सकता हूँ ना, 17 चौक 68 और 0.5 को 4 से किया 2 आ गया। इंस्पेक्टर 40 लगातार मैंने कराया है, ये आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये क्या एक से एक बड़ी कैलकुलेशन कराई है, बड़े से बड़े नंबर, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब कराया मैंने। ठीक है, तो 70 आ गया। तो वहीं से मुझे समझ आया गया 17.5 को अगर 4 से करता हूँ तो 70 आता है, पर ये तो 1.75 है, तो 40 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए तो परसेंटेज लगा है तो 100 भी आएगा। 40 इंटू 100 4,000 आ जाएगा, 28 प्लस 4 32,000 हो जाएगा। ठीक है, रही बात दूसरे मेथड की। ये कैसे पता लगता है, एलिगेशन लगेगा। जब भी कोई ऐसी बात हो कि एक राशि है वो दो हिस्सों में टूट गई, एक ये पहले पे इतना प्रतिशत, दूसरे पे इतना प्रतिशत, नेट इतना प्रतिशत दिया, तो आप एलिगेशन लगाइए, सिंपल सी बात।
ठीक है। जब भी आपको ये लगे एक राशि दो हिस्सों में टूट गई, पहला हिस्सा ये है, दूसरा ये है, पहले पे इतना % का फायदा या नुकसान, दूसरे पे इतना, तीसरे पे कुल मिलाकर इतना, तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, माइंड सेट रखिए ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल 1+3/4 भी कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, एक चुनाव में 30% वोटर जो है ए के लिए वोट करते हैं, बल्कि शेष के 60% बी के लिए, और बाकी वोट नहीं डालते हैं। यदि जो वोट डालते हैं ए को और जो वोट नहीं डालते हैं उनका अंतर 1200 है, तो कितने लोग वोट डालने के योग्य थे। आइए देख लेते हैं। अगर 100 वोट है मान लेते हैं, तो ए को कितने मिलते हैं 30, बी को कितने मिलते हैं 60% ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग कितने हो गए 70, 70 का 60%, 7×6 42 आ गया। इसका मतलब कितने लोगों ने वोट नहीं डाला 28 लोगों ने, 28 नहीं, हाँ 28 लोगों ने। ठीक है, अब अंतर किसका दे रखा है, जिसने ए को वोट दिया और जिन्होंने वोट नहीं दिया, इस 2 यूनिट का कितना दे रखा है 1200 दे रखा है। तो कितने लोग वोट डालने के योग्य थे 100 लोग। तो 2 छिक और 100 छिक, तो 100 छिक का मतलब है सीधा जहां 6 देखो सीधा आंसर मार्क कर दो, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका एचसीएफ एलसीएम चलेगा। ये आसान था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। पॉलिटिक्स से जुड़ा एक क्वेश्चन। पिछली सरकार में बीजेपी विपक्ष में था, अब अपनी सीटें, ठीक है, अब अपनी सीटें 33.33% बढ़ाने के बाद अब बीजेपी की सरकार है, और अब जो बीजेपी को मेजोरिटी मिल रही है, यानी जितना बहुमत मिला है, वो कांग्रेस की पिछली सरकार की तुलना में दुगना है। यानी अगर पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी उसे मेजोरिटी मिली होगी कुछ, ठीक है, मेजोरिटी यानी डिफरेंस होता है। ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस का जो डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो पिछली बार जो डिफरेंस था और अब वाला जो डिफरेंस है, तो दुगनी तेजी से यानी दुगना बहुमत मिला है इस बार। ठीक है, यदि केवल 2 ही पार्टी हैं और पार्लियामेंट में नंबर ऑफ सीट फिक्स हैं जो कि 500 यहां पर दे रखी है, तो आपको बताना है नई सरकार में बीजेपी की कितनी सीटें होंगी। ठीक है, अब जो सरकार बनी है इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है पहले ये बताइए। देखिए अभी तो यही बहुत चलेगा, परसेंटेज ही बहुत चलना है अभी। ठीक है, मैंने ऐसे ही नहीं बोला आपसे कि भाई लास्ट कोचिंग है, सब चीज लास्ट के हिसाब से ही चल रही है। आप खुद भी बोल देंगे कि इतना हम कर गए तो इसके अलावा तो कुछ जरूरत भी नहीं है। ठीक, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये मेजोरिटी। ठीक है, मेजोरिटी मतलब बहुमत होता है। बीजेपी ने अपनी सीटें 33.33% बढ़ा ली, यानी पहले अगर 3x थी तो अब 4x कर ली उसने। 33.33 क्या होता है 1/3, यानी पहले अगर 3 सीटें थी तो अब 1 बढ़ा ली, अब 4 सीटें कर ली। तो मैंने लिखा 3x से 4x कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बीजेपी के पास जो मेजोरिटी है वो कांग्रेस की तुलना में दुगनी है। अब ध्यान से एक बात देखिएगा, अगर बीजेपी को पिछली बार 3x सीटें मिली थी तो कांग्रेस को कितनी मिली होंगी 500 - 3x। ठीक है,
कितनी मिली होगी? 500 माइनस 3x, क्योंकि टोटल 500 है। और वही अगर मैं कांग्रेस की इस साल की बात करूं तो कितनी मिली होगी? 500 माइनस 4x। ये कांग्रेस को इस बार सीटें मिली होंगी, ये पिछली बार मिली होंगी, क्योंकि मिला के टोटल 500 है। ठीक है, अब मेजोरिटी की अगर बात करें, अब और पहले मेजोरिटी की अगर बात करें तो इसका अनुपात कितना दे रखा है? 2:1 दे रखा है। अगर मेजोरिटी की बात करें, बहुमत की बात करें, पहले सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सरकार कब बनी होगी? जब कांग्रेस के वोट ज्यादा रहे होंगे। तो कांग्रेस वाले में से बीजेपी वाले घटाओ, तब जाके बहुमत आएगा। लीजिए भाई, यही कर लेते हैं। 500 माइनस 3x माइनस 3x, ये आ गया बहुमत आपका। अब बहुमत कैसे आएगा? अब बीजेपी की सरकार है, इसमें से कांग्रेस की सीटें घटा दो, तो ये अब वाला बहुमत आ जाएगा। ठीक है, ये अब वाला बहुमत आ गया कि अब बहुमत इतना रहा होगा। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ गया 2:1, 500 माइनस 6x अपॉन 4x और 4x यानी 8x माइनस 500। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व कैसे करना है, मेन है वो। क्या आप लगातार तो नहीं लिख रहे? आइए देख लेते हैं। पहले मैं x की बात करता हूं। 8 दूनी 16 और 6 एकम 6। 16 और 6 कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए। एक सेकेंड, उल्टा लिख दिया मैंने शायद, ये मैंने उल्टा लिख दिया। ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये 1:2 आएगा। अब वाला ये है, पहले वाला ये। ठीक है, उल्टा लिख दिया, 1:2 आएगा ये। ठीक, चलिए 8x और 12x, 12 और 8 कितना हो गया? 20x। अब मुझे ये कैसे पता लगा? ऐड करना है। जब भी इक्वल्स टू के अपोजिट साइन हो दोनों तरफ, तो आपको ऐड करना है। जैसे मैं देखता हूं, यहाँ +8x आता, यहाँ -12x आता, यहाँ प्लस का या माइनस का, तो ऐड कर दो। आगे देखते हैं, ये 1000 आ गया और ये -500, तो 1500 के बराबर आ गया। ठीक है, ये 20x की वैल्यू आ गई आपकी 1500। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 4x। बीजेपी की अब वाली सीटें बतानी है आपको, जो कि 4x है। तो 5 से भाग करूंगा तो 300 आ जाएगा। 300 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और देखिए ध्यान से, ध्यान से देखना। देखिए, आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। अगर दो ही पार्टी हैं तो उनकी सीटों का अंतर निकालेंगे। जिसकी सीट ज्यादा होंगी उसकी सरकार बनेगी, जो अंतर आएगा वो बहुमत होगा, मेजोरिटी होगी। बीजेपी की सीटें 3x से 4x हो गई, तो कांग्रेस की 500 माइनस 3x से 500 माइनस 4x हो गई। टोटल सीटें क्योंकि 500 है। अब पहले जो बहुमत था वो ये माइनस ये था, इसलिए मैंने पहले यहां लिखा, पहले मैंने गलत लिख दिया था। अब जो बहुमत आएगा 4x माइनस ये आएगा, जो कि अब दुगना है पहले वाले से। और इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं यहां पर, तो पहले एक बारी में मैं x वाला सॉल्व करूंगा। 8x माइनस 12x, जब ये प्लस का है ये माइनस का है तो ऐड कर देते हैं। 8 और 12 20 लिख दिया मैंने डायरेक्ट। फिर मैंने नंबर पे काम किया, ये 1000, ये -500, फिर से प्लस और माइनस है तो 1000 और -500 यानी टोटल 1500 हो गया। तो 20x की वैल्यू 1500 आ गई। मेरे को किसकी निकालनी थी? 4x की, जो कि 300 मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगा। 500 माइनस 3x कैसे? मेरे भाई, अगर टोटल सीटें
500 है, आपको 3x मिलती है, तो मेरे को कितनी मिलेंगी? 500 माइनस 3x। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन इस डाटा के साथ किसी एग्जाम में आया हुआ है, जो आपको दे रखा है ये डाटा। और एक और बात बताऊं मैं आपको, तो मैं इसे एक और मेथड से कर सकता था। मेथड क्या रहता मेरा? आइए देख लेते हैं। वो मेथड मेरा क्या रहता? बीजेपी की सरकार अब बन गई है और उसकी सीटें 33.33% बढ़ गई, यानी 3 से 4 हो गई। यानी अब जो बीजेपी की सीटें होंगी वो 4 से भाग होगा। ये भी गया, ये भी गया, ठीक है, दोनों चले गए, ये भी गया और ये भी गया। 4 से भाग केवल 2 ऑप्शन हो रहे हैं। अगर बीजेपी की 200 सीटें होती तो क्या बीजेपी की सरकार बनती? बिल्कुल नहीं बनती। 500 में से 250 से ऊपर चाहिए, तो ये भी गया। आंसर आ गया सी ऑप्शन। खत्म। कितने लोग समझे? जल्दी से बताइए कितने लोग समझे। लॉजिक मस्त है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मजाक बना दिया क्वेश्चन। अच्छा जी, चलिए अब देखिए, जैसे हम बुद्धिमान हैं, ठीक है, एग्जामिनर भी थोड़ा बुद्धिमान निकल सकता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते। चाय या कॉफी? पानी ओनली, देखिए गर्म पानी। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। अभी यहाँ पर ना एक चीज और समझाने वाला हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये तो मैंने बता दिया, पर जब मैं चीजें लेके चलता हूँ ना, पूरी बराबर लेके चलता हूँ, पूरा डाटा बराबर लेके चलता हूँ। ठीक है, मैंने देखा बीजेपी की जो सीटें हैं वो 4 से भाग होंगी। 4 से भाग होने वाले 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन 200 था, तो दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा 300 है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर 300 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 200 में तो सरकार ही नहीं बनेगी। चलिए, लॉजिक बिल्कुल ठीक था, आंसर आ गया। अब मान लेते हैं एग्जामिनर ने एक ऑप्शन 360 भी दे दिया, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। क्या अब नहीं कर पाएंगे हम? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। अब 2 ऑप्शन है मेरे सामने, ठीक है, बात समझना। 200 वाला तो मैंने काट ही दिया, 200 तो हो ही नहीं सकता, 300 और 360 में हो सकता है, जो हो सकता है। ठीक है, अब मैं देखता हूं, अगर 360 आंसर है, मान लेते हैं बीजेपी को अब 360 सीटें मिल रही हैं, तो कांग्रेस को कितनी मिलेगी? 140 टोटल, तभी तो 500 होगा। अब 360 मिल रही है, 4 यूनिट की वैल्यू 360 है, तो 3 यूनिट की कितनी रही होंगी? 270। तो कांग्रेस की कितनी आ गई? 230। अब एक बात बताइए, यहां तो दोनों केस में ही बीजेपी की सरकार बन गई। लॉजिक लगाइए। अरे ये तो दोनों ही केस में बीजेपी की सरकार बन गई, ये तो मामला नहीं हो सकता। ये मैंने काट दिया, ठीक है, ऑप्शन कट गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मान लेते हैं ऑप्शन में 320 भी दे रखा है, 360 नहीं है, 320 दे दिया उसने। लॉजिक समझिए, देखिए, अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, एग्जामिनर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 4 की वैल्यू अगर 320 है, मान लेते हैं कि अभी बीजेपी को 320 सीटें मिली, तो 180 सीटें कांग्रेस को मिल गई। ठीक है, 4 की वैल्यू 320 है, 80 गुना, तो 3 का 80 गुना हो गया 240। कांग्रेस को कितनी मिली होंगी? 260। ठीक है, तभी तो 500 बनेगा। तो कांग्रेस की मेजोरिटी कितनी आ गई? 20 आ गई। इसकी मेजोरिटी कितनी है? 140। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दुगनी होनी चाहिए, 20 की 40 होनी चाहिए थी यहाँ पर, ये तो 140 आ गई। तो इंफॉर्मेशन आपकी वेरीफाई नहीं हुई।
तो ये भी घट गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है ना भाई सभी को? एक एक बात जल्दी से बताइए। केवल मैंने ये क्वेश्चन नहीं बताया, ठीक है, कि 300 आंसर है कि इसकी सरकार बनेगी, इसलिए मैंने ये भी बताया अगर एग्जामिनर 360 भी कर लेना तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, 320 भी कर लेगा तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट है, मैं वो कॉन्सेप्ट लाऊंगा, सीधा ऑप्शन से आंसर फेंक दूंगा उसका। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 360 320 दोनों भी हो भाई, आपको सेंस लगानी है। 360 से 140 हो गया, फिर आपने देखा 360 से 270 हो गया, सरकार नहीं बनी, 320 लेके देखिए वेरीफाई नहीं हुआ, कट गया, खत्म। एक स्कूल में 1800 बच्चे हैं, आखिरी दिन केवल 4% लड़कों को छोड़कर सभी प्रेजेंट थे। आज के दिन 5% लड़कियों को छोड़ के सभी स्कूल में मौजूद हैं, और दोनों ही दिन जो स्कूल में बच्चे थे वो समान थे, प्रेजेंट जो थे। ठीक है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेन बात है कि आप वो चीज समझ पाते हैं। पिछले दिन 4% लड़के एब्सेंट थे, आज के दिन 5% लड़कियां एब्सेंट हैं, और दोनों ही दिन बराबर बच्चे स्कूल में आए। अब जब बराबर बच्चे स्कूल में आए तो बराबर बच्चे ही छुट्टी पे गए होंगे, यानी आज अगर 100 बच्चे छुट्टी पे थे तो कल भी 100 बच्चे छुट्टी पे थे। वो बात अलग है, आज जो थे वो 4% लड़के थे और कल जो थी 5% लड़कियां थी। तो मैं ये बात बोल सकूंगा कि 4% लड़कों का 5% लड़कियों के बराबर है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया 5:4, और 9 की वैल्यू आपको दे रखी है 1800, और आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, यानी 5 की वैल्यू निकालनी है, 4 की। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800 आ जाएगी। 800 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन सही कर देता हूं, ये 12,000 नहीं है 1200 है, 12,000 क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें। जिसे समझ नहीं आया है तो बता सकता है, मैं रिपीट कर दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, समान थे मतलब, समान थे मतलब इक्वल था भाई। ध्यान से समझिए ना बात को। आप किसी विद्यालय में जाते हैं, आप देखते हैं कि आज के दिन, पिछले दिन 4% लड़के आए नहीं थे, फिर अगले दिन देखा 5% लड़कियां नहीं आई, फिर बाद में ये पाया गया दोनों दिन बराबर ही बच्चे स्कूल में थे, कोई दिखा नहीं अंतर। ठीक है, यानी समान बच्चे ही एब्सेंट रहे होंगे, इक्वल बच्चे एब्सेंट रहे होंगे, इसलिए 4% बॉयज का 5% गर्ल्स के बराबर है। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ए और बी के पास 1200 रुपए हैं। अब देखिए, दो जनों की बात है, दो जनों में एक फिक्स राशि बांट दी गई 1200 रुपए की। ए 12% खर्च करता है अपनी राशि का, बी 20% खर्च करता है। फाइनली उनके पास जो राशि बचती है वो टोटल की 85% है। मैं और आप हैं, आप अपनी राशि का 12% खर्च करते हैं, मैं अपनी राशि का 20% खर्च करता हूं। फाइनली हम टोटल राशि का कितना खर्च कर लेते हैं? 85% बचा है तो 15% खर्च कर लेते हैं। तो आपकी और मेरी राशि का अनुपात क्या रहा होगा?
ये आ गया आपका 5-3, ठीक है, 5-3 आ गया। अब आगे ध्यान से देखिए, 5 और 3 यानी 8 यूनिट, 8 की वैल्यू कितनी है, 1200 दे रखी है। ए के पास कितनी राशि बची, तो ए की अगर मैं बात करूं तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 750 रुपए आ गई, ठीक है। मैंने कैसे देखा, 8 का 15 गुना और उसके आगे 0, 5 का 15 गुना उसके आगे 0। अब आगे देखिए, अब 750 रुपए उसके पास थे, 750 रुपए डिवाइड किए गए थे कि आपको 750 रुपए मिले थे, बाकी बचे हुए 450 रुपए मुझे मिले, पर मैंने खर्च भी तो करे हैं कितने, 12%, तो बचा कितना होगा, 88%। 88%। अब देखिए ये कैलकुलेशन करना है, बात समझिएगा, मैं दो तरीके से कैलकुलेशन दिखाऊंगा अभी आपको। एक तरीका ये है 750 का 88%, मेरे को पता है क्या नजर आ रहा है, मेरे को केवल और केवल ये नजर आ रहा है 75% होता है 3/4 और 88 नजर आ रहा है, बस जीरो वीरो मेरे को नजर नहीं आ रहा। तो मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे नजर आ रहा है 66। 66 किसमें है, इसमें है, डी ऑप्शन में। ये मेरा आंसर आ गया। ये चीज लगातार मैं आपको सिखा रहा हूं कैलकुलेशन कैसे टैकल करनी है। 75 देख के मेरे दिमाग बोलता है 3/4, ऊपर 88 देख के बोलता है 22 या 66, सीधा आंसर में देखूंगा 66 कहां पर है, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो मैं ये कर सकता हूं, दूसरे की अगर मैं देखूं ध्यान से, दूसरा तरीका, तो मेरे को ये निकालना है अमाउंट लेफ्ट विद ए, जो ए के पास जो राशि है उसका 88% निकालना पड़ेगा, यानी कि 11 का मल्टीपल। तो मैं देख लूंगा 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां आपने खर्च वाला परसेंटेज लिखा है, नीचे इनकम ही आएगी, इनकम का ही एक परसेंटेज होता है खर्चा। तो पहले वो बोलता है कि ए की जो इनकम थी उसका इतने प्रतिशत वो खर्च कर लेता है, बी की जो इनकम थी उसका इतने प्रतिशत खर्च कर लेता है, फाइनली ए प्लस बी की जो इनकम थी उसका कुल मिला के इतना प्रतिशत खर्च करता है, ठीक है। 8 खर्चा है तो 1200 के इक्वल क्यों, अरे मेरे भाई ये खर्चा नहीं है, ये इनकम है। आप ये बोलेंगे कि यहाँ जो अनुपात मिलेगा वो खर्चे का नहीं मिलेगा, यहाँ इनकम का ही अनुपात मिलेगा। इनकम का 1% ही खर्चा होता है, 1% मतलब इनकम का कुछ प्रतिशत ही खर्चा होता है, कुछ प्रतिशत ही बचत होती है। तो जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो इसका मतलब है जो उसकी इनकम थी उसका 12%, जो उसकी इनकम थी उसका 20%, टोटल इनकम का 15%। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। एक विद्यार्थी को 33% अंक चाहिए अगर उसे पास होना है, उसको 25% मिले और वो 40 अंक से फेल हो गया, फेल हो गया 40 अंक से। मेरे अगर 33% अंक आते तो मैं पास हो जाता, मेरे 25% आए और मैं 40 नंबर से फेल हो गया, यानी 8% से फेल हो गया एक तरीके से मैं। तो 8% की वैल्यू दे रखी है या 40, 100% की कितनी हो गई। अब देखिए आप ना कभी ऐसी दुविधा में मत रहना कि 500 आएगा, 5000 आएगा, 50 आएगा। 8 पंजे 1 पंजे, 5 कहाँ, यहाँ खत्म कहानी, ठीक है। क्योंकि 99 या 98% में ऐसे ही होगा, ऐसे ऑप्शन बहुत कम मिलेंगे कि 500 भी लिखा है, 5000 भी लिखा है, 5 भी लिखा है, 50 भी लिखा है, 100 में से एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। तभी मैंने 98 99% बोला लगभग, ठीक है। तो तभी मैं डेसिमल को भी इग्नोर कर देता हूं, जीरो को भी इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि डेसिमल और, देखिए बात समझिए, डेसिमल, जीरो और परसेंटेज, इनसे केवल किस पे फर्क पड़ सकता है, डेसिमल, जीरो और परसेंटेज। लिख देता हूं ये बात, डेसिमल, जीरो और परसेंटेज,
इनसे केवल आंसर में नंबर ऑफ जीरो या डेसिमल पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, फर्क पड़ेगा। ठीक, और मैक्सिमम जगह जो ऑप्शन होते हैं वो आपके इस तरीके से होते हैं, 500, 600, 615, 700। ऐसे ऑप्शन बहुत कम मिलते हैं जहां 500, 5000, 50,000 और 50। ठीक है, ऐसे ऑप्शन बहुत कम जगह होते हैं। जहां भी ऐसे ऑप्शन मिलेंगे वहां तो हमें परसेंटेज, जीरो, डेसिमल पे काम करना पड़ेगा, पर जहां भी ऐसे ऑप्शन नहीं है वहां हम रफ कैलकुलेशन से भी काम चला सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया डेसिमल, जीरो और परसेंटेज का इफेक्ट से क्या होता है, केवल जीरो आगे पीछे होते हैं, डेसिमल आगे पीछे होते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कोई चैप्टर उठाते ना पूरी किताब का, आप देखिएगा उसमें से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इस तरीके के ऑप्शन है। आप यही पाएंगे 1% मैक्सिमम या 2%, मैक्सिमम बता रहा हूं, 100 में से एक क्वेश्चन। ठीक है, तो मैक्सिमम जगह ये मिलेगा, तो इसको इसी तरीके से काम करना है। जैसे कि मैंने पीछे 1.75 लिया था और 70 ले लिया था, तो मैंने देखा 17.5 का 4 गुना 70 होता है, तो 4 से 4000 आया, 28 4 32 कर दिया, खत्म। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। देखिए साइकोलॉजिकल ये सब चीजें मैं आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं पहले से, और ये चीजें आपके साथ लगातार आगे जाने वाली हैं। शुक्रिया भाई। देखिए ऐप की रेटिंग लगातार करते रहिए। ठीक है, सपोर्ट करिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत रहती है, केवल वही मोटिवेशन है मेरे लिए। दिलो जान से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और मैं वाकई में बता दूं, इतना करा दूंगा कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए साथ में, अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐप पे स्टार, 5 स्टार रेटिंग वगैरह देते रहिए और कुछ ना कुछ पंक्तियां लिखते रहिए। मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ये लगता है कि वाकई में ये चीज कमाना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और मैं फेक नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आपको जैसा लगता है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए भाई, इजी डिफिकल्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन क्लास में रहेंगे। ठीक है, अभी आगे आगे देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसी परीक्षा को पास करने के लिए 36% अंक चाहिए मेरे को। अगर मेरे 113 अंक आए और मैं 85 से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक कितने थे? ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, अधिकतम अंक आपको निकालने हैं, कितने थे? ध्यान से देखिए, 36% की वैल्यू कितनी हो गई? 113 नंबर आए मेरे और 85 से फेल हो गया, तो बात समझिए, यानी मेरे अगर 198 नंबर आते टोटल मिला के तो मैं पास हो जाता। तो 36% 198 के बराबर हो गया, मेरे को निकालना है 100%। कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे को इस नंबर में 11 नजर आ रहा है, 11 से भाग होगा, तो जो ऑप्शन 11 से भाग होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। एमजी कॉन्सेप्ट यही कहता है। तो ये गया, ये गया, ये गया, 11 से भाग होने वाला केवल बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, पर देखिए केवल 11 का मल्टीपल ही नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए मैंने लगातार इंस्पेक्टर 40 में रामबाण है, देखिए मैं ऐसी हवा में नहीं बोलता, कुछ भी चीज आपको पता है, मैं कराता हूं फिर मैं बोलूंगा। 36 से 198 लाना है, मैंने आपको लगातार सिखाया, उसमें 5.5 गुना, 6.5 गुना, 5.75 टाइम, 5.25 टाइम, ये सारी चीजें सिखा रखी है मैंने आपको। तो 36 पंजे 180 बचा 18, 18 36 का आधा है, 5.5 गुना है, तो 100 का 5.5 गुना 550, ये भी पता होना जरूरी है। देखिए मेरी जो पेपर क्लियर करने की सक्सेस रही वो इस पे बहुत निर्भर करी,
मैंने इस पे भी काम किया, सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए साथ के साथ कैलकुलेशन पे, ठीक है। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑप्शन से भी करना जाना और मैंने बिना ऑप्शन के भी बिना पेन के करना जाना, ठीक है। मैं अगर ये क्वेश्चन करता बिना पेन के करता, चाहे मैं ऑप्शन से करता या नहीं करता, ठीक है, करता मैं बिना पेन के। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। एक बच्चे को 30% अंक मिलते हैं और वो 25 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। तथा एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक पाता है और उत्तीर्ण होने वाले अंक से 25 अंक ज्यादा पाता है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों बच्चों में जो अंतर है वो है यहां से यहां का, यहां से यहां का, यानी 50 नंबर का। और अगर परसेंटेज की बात करें तो केवल 10% का। 10% की वैल्यू अगर 50 दे रखी है तो 100% कितनी आ जाएगी? 500 आ जाएगी। 500 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 500 आपका आंसर हो गया। अब आपको एक चीज और निकालनी है इसमें, उत्तीर्ण अंक और अधिकतम अंक। उत्तीर्ण होने वाले अंक, अंक निकालना है या प्रतिशत निकालना है? एक सेकंड रुकिए, अंक ही निकालना है, ठीक है। प्रतिशत निकालना है, एक सेकंड रुकिए। पासिंग एंड मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आ गया आपका इतना। उत्तीर्ण होने वाले अंक, उत्तीर्ण के लिए कितने अंक चाहिए? अब ध्यान से देखिए, 30% की ये क्या आ गई? मैक्सिमम मार्क्स आ गया। पासिंग मार्क्स निकाल रहा हूं मैं। 30% किसके बराबर होगा? 5 तिया 15, 150 के। 150 और 25 कितना हो गया? 175। तो 175 अंक वाला विद्यार्थी पास हो जाएगा। 175 आपका आंसर हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा सर हम ऐसे क्यों नहीं सोच पाते? मेरे भाई आप कैसे सोचेंगे? आपका ध्यान जो है ना, समझने से ज्यादा इस आप ना अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं लगातार, ठीक है। आप में से मैक्सिमम बच्चे, आप ये देख रहे हैं, आपको आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सालों साल से तैयारी कर रहे होंगे, नौकरी नहीं मिल रही होगी। वो प्रेशर अपने ऊपर लेके चल रहे हैं। उन्हें लगता है इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा, और हर साल ये सोच उन्हें ऐसे दबा रही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस इनहेंस करने पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे। वो प्रेशर इतना पड़ रहा है कि वो उन्हें लगता है कि जल्दी से क्वेश्चन कर लो, जल्दी से कर लो और प्रैक्टिस कर लो और मॉक टेस्ट दे लो। बीच में पजल्ड भी रहते हैं उस स्टेट के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो आराम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आराम से मॉक टेस्ट दे रहे हैं। दिमाग यहाँ वहां भी भागता रहता है, ठीक है। इसी वजह से आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ना सोच पा रहे। एक दिन ना ऐसा करके देखिए कि यार 2 साल से तो हुआ नहीं, ठीक है, अब जब होगा देखा जाएगा। वैसे भी आपने बर्बादी कर लिया ना, आप खुद सोचिए, सोच सोच के तो वो प्रेशर जो है ना इस तरीके से बन गया कि आपने असली चीज पे ध्यान नहीं दिया। आप ये सोचिए कि अब आपको ना ये सोचना ही नहीं है कि सिलेक्शन कब होगा, आपको ये सोचना है कि मेरे अंदर काबिलियत कब बढ़ेगी, ठीक है। अपने अंदर की काबिलियत पे लगातार काम करिए, चाहे वो कैलकुलेशन की हो। देखिए एमजी कॉन्सेप्ट पे हम कैलकुलेशन वाला बैच अलग से, अगर आप देखें फाउंडेशन अलग से, स्पीड वाला अलग से। केवल बिजनेस नहीं है ये, ठीक है। जिस बच्चे ने तीनों बैच लिए ना, उसे एक बात समझ आ जाएगी, तीनों के कंटेंट में, तीनों के करने के तरीके में, सब चीजों में बहुत फर्क है, ठीक है। तो हर चीज की रिक्वायरमेंट है। देखिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने ये बैच लॉन्च करे, ठीक है। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि आपको ये बैच लेने हैं, नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप पढ़ाई के फेस में होते हैं ना, तो आप रिक्वायरमेंट्स नहीं समझ पा रहे इस प्रेशर के कारण जो आप पे लगातार पड़ रहा है कि भाई इस साल सिलेक्शन चाहिए, इस साल सिलेक्शन चाहिए। हमारे अंदर एक खास बात थी, मैं सही बात बताऊं, हम शुरू से अपनी काबिलियत को इनहेंस करने के लिए पढ़ाई करते थे, ठीक है। इतना डेप्थ में बता पा रहा हूं, डेली लाइफ से कनेक्ट कर पा रहा हूं, कैसे कर पा रहा हूं?
मैंने इस चीज पे काम किया कि मुझे इसे जीतना है, ठीक है। अगर मैंने इसे जीत लिया ना, सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता मेरा। फिर मैंने देखा कि कमी कहाँ का है, देखिए फिर मैंने देखा कि कैलकुलेशन वाली चीज, हाँ यार कैलकुलेशन तो बहुत जगह जगह आ रही है, रोक रही है, उस पे काम किया। फिर मैंने देखा यार अब कैलकुलेशन मेरी इंप्रूव हो गई, चलो अब बार बार यार लिखना उसे, ठीक है। पेपर क्या डिमांड करता है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना। क्या वो मेरा डायरेक्ट मॉक टेस्ट में आ जाएगा, नहीं, मुझे पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप देखें 7500 ई बुक के सॉल्यूशन सारे मैंने इस तरीके से कराए। वो रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट। फाउंडेशन है बैच, फाउंडेशन बैच आपको मजबूत करता है बिल्कुल अच्छे से, एक एक चीज दूर दूर तक जाके आपको पढ़ाना, पूरी लिमिट तक पढ़ाना। पर आप खुद सोचिए, अगर केवल पढ़ाना ही सब कुछ होता तो आप सालों साल से पढ़ रहे हैं, अब तक कब का सिलेक्शन हो चुका होता, ठीक है। खाली पढ़ाना ही सब कुछ नहीं है, आपको अपने पे बहुत काम करना पड़ेगा, चाहे वो कैलकुलेशन हो, चाहे वो पेपर करने की हैबिट हो, ठीक है, उन सब चीजों पे। और होता क्या है, लगातार आप ये सोचते रहते हैं अब इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका रिजल्ट नहीं आया, ऊपर से सोशल मीडिया लगातार आपको ऐसे पीछे की तरफ पुश करता रहता है, एक नेगेटिव फीलिंग चारों ओर रहती है, ठीक है। अब आपको केवल ये करना है, सारी चीज दिमाग से निकालिए यार, जब होगा सिलेक्शन देखा जाएगा, ठीक है। आपके सोचने से भी तो नहीं हुआ ना, आपने सोच लिया इस साल होगा, नहीं हुआ, अगले साल होगा, नहीं हुआ, ठीक है। तो सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। केवल काम करिए, ऑटोमेटिकली चीजें फॉलो करेंगी आपको, ठीक है। केवल काम करिए कि मेरे को मैथ्स अच्छा पढ़ना है, मेरे को इंग्लिश अच्छा करना है, मेरे को रीजनिंग अच्छा करना है। मैथ्स अच्छा कर रहा हूं तो मेरे पास एक एक चीज का रीजन होना चाहिए। जो भी चीज मैं पढ़ रहा हूं तो मैं उसे प्रैक्टिकली बता सकता हूं, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, मेरे को कोई बच्चा कितना भी घुमा ले, कितना भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले, मैं सब चीज बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने ना इसे इंटरेस्ट लेके पढ़ा है, मैंने बोझ समझ के नहीं पढ़ा, ठीक है। मैंने हमेशा इंटरेस्ट लिया इसमें, मैंने चीजों को समझा, और मैंने सबसे बड़ी चीज जो समझी, देखिए सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है, आप साइकोलॉजी समझिए कॉम्पिटिटर्स की, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, हर कोई क्या सोचता है कि भाई कोचिंग लगा लेंगे, किताब ले लेंगे, तैयारी करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हर कोई ये सोचता है, पर क्या सिलेक्शन वाकई में ऐसे हो जाता है? आप खुद से पूछिएगा, अगर ऐसे होता तो सबका हो जाता। खुद पे काम करने वाले कितने लोग हैं, अब आप अपने सर्कल में ही देखिएगा, जितना भी बड़ा सर्कल हो आपका, 50, 100, 1000, जितने भी दोस्त हो, ठीक है, कि कितने लोग ऐसे हैं जो खुद पे काम कर रहे हैं। खुद पे काम करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, इसलिए वही सलाह दी जा रही है कि आप खुद पे काम करिए। वही बच्चे आगे जाते हैं जो खुद पे काम करते हैं, वो सारी दिन दुनिया छोड़ के ना अपने में लगे हुए हैं केवल, ठीक है, केवल अपने पे काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे वो, ठीक है। दुनिया में सब चीजें भूल भुला के, सारी चीजों का सेक्रीफाइस करके लगे हुए हैं। तो ऐसे भी बच्चे हैं, हमारे पास भी हैं कि वे 7-7, 8-8 महीनों में सिलेक्शन ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो केवल उन बच्चों ने दिन रात एक कर दी, सारी दिन दुनिया भूल के अपनी पढ़ाई पर लगे रहे। तो वो चीज जो बात आई थी यहाँ पर कि सर हम क्यों नहीं सोच पाते, आप इसलिए नहीं सोच पाते, ठीक है। अब आपको रीजन पता लग गया होगा, क्योंकि आप लगातार उस प्रेशर में घिरे हुए हैं। आप असली जो क्रीम है ना, वो अभी तक नहीं पहुंची है आपके पास। वो जब पहुंचेगी जब आप मन से पढ़ेंगे, जब बोझ समझ के पढ़ेंगे कि सिलेक्शन लेना है, तो कभी नहीं होगा। अगर आप ये सोच के पढ़े कि मुझे इसे समझना है, मुझे इसे जानना है अच्छे से, ठीक है, मेरे पास हर चीज की रीजनिंग होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, उस दिन अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को सारी बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम्म 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 हम्म। एक सेकंड रुक जाइए यार, 84, 85, 86, 3 क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। 3 क्वेश्चन है मेरे पास इससे पहले। वेट करिए जरा, क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से लिखूंगा। 3 क्वेश्चन बनते हैं, पहला है प्राइस इंक्रीज बाय 20%,
कंजप्शन कितने परसेंट डिक्रीज होगा ये आपको बताना है यदि ई सेम रहे। दूसरा है डिक्रीज बाय 30%। तो कंजप्शन कितने परसेंट इंक्रीज करें कि ई सेम रहे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन और है, एक सेकंड हो जाइए। प्राइस 30% कम होता है, कंजप्शन को कितने परसेंट इंक्रीज किया जाए कि खर्चा केवल 10% ही कम हो। खर्चा केवल 10% ही कम हो। ठीक है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। वेट करिए, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, है ना। चलिए, अब मैं ये क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूं जो यहां पर लिखे हैं। ये मैंने पीछे ही ले लिया इसमें। ठीक है, बात समझना। ठीक है, एक फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा E इक्वल टू पी इंटू सी, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक है, ठीक है, आइए देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। E इक्वल टू पी इंटू सी, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। तीन वेरिएबल है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन ये बनता है, आप बाजार जाते हैं, चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, कंजप्शन को कितने प्रतिशत कम करेंगे खपत को कि खर्चा समान रहे। यहाँ पर भी खर्चा समान है, यहाँ पर भी खर्चा समान है, पर यहाँ पर तीसरे केस में अगर आप देखें तो खर्चा 10% कम हो रहा है। ठीक है, प्राइस 30% कम हुआ, कंजप्शन आप कितने परसेंट इंक्रीज करेंगे कि एक्सपेंडिचर केवल 10% ही कम हो। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, मैंने ना आपको जब ये पढ़ाया था, मैंने आपको एक बात बोली थी, E इक्वल टू पी इंटू सी। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूंगा। ठीक है, बात समझना भाई। ठीक है, मैंने बताया था तीन वेरिएबल हैं। ठीक है, अगर P कांस्टेंट होता है तो E C पे सीधा निर्भर करेगा। ठीक है, E C पे सीधा निर्भर करेगा। अगर C कांस्टेंट होता है तो E P पर सीधा निर्भर करेगा। ठीक है, और तीसरा केस आता है कि E कांस्टेंट है तो P C पर उल्टा निर्भर करेगा। ठीक है, और चौथा केस आता है कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, चौथा केस आता है कोई भी कांस्टेंट नहीं है। चौथे केस से पहले ना मैं चौथे केस को उठाकर, एक सेकंड रुकिए, बात समझना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं आपको मैं। ठीक है, ध्यान से बात समझना। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, इसमें बन जाते हैं मेरे दो क्वेश्चन। पूरी एग्जामिनर की साइकोलॉजी बता रहे हैं कि प्राइस हुआ परसेंटेज इतने परसेंट इंक्रीज, C को कितने परसेंट डिक्रीज किया जाए कि E सेम रहे, ये निकालना होता है। या फिर इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कंजप्शन को इतने परसेंट इंक्रीज किया गया, प्राइस को कितने परसेंट डिक्रीज किया जाए कि E सेम रहे। बात समझना, सारी बातें ना मुंह से बोलूंगा और समझ आनी चाहिए। ठीक है, ये तीन वेरिएबल हैं, या तो कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट करके क्वेश्चन बन सकता है या कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं होगा। पहला देखिए, P कांस्टेंट है, उसने बोला अगर मेरे को प्राइस सेम रखना है, यदि खपत 10% बढ़ती है तो खर्चा भी कितना बढ़ेगा, 10%। यदि प्राइस कांस्टेंट रखना है, यदि खपत 10% कम होती है तो खर्चा कितने परसेंट कम होगा, 10%। सीधा रिलेशन।
सेम यही चीज यहाँ पर बनेगी अगर सी कांस्टेंट है, यदि खपत कांस्टेंट है। कोई चीज आप लेने गए, उसकी कीमत 20% बढ़ गई तो खर्चा भी 20% बढ़ गया, अगर उसकी कीमत 20% कम हो गई तो खर्चा भी 20% कम हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, फिर आता है ये कि अगर ई कांस्टेंट है, पी और सी तो सीधा सीधा रिलेशन दे रहा है, अगर ई कांस्टेंट है तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, बात समझिएगा। पहला, अगर ई कांस्टेंट है, प्राइस में इतने परसेंट की बढ़ोतरी हुई तो खपत में कितने परसेंट की डिक्रीमेंट किया जाए, या प्राइस में इतने परसेंट की कमी की गई तो खपत में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट किया जाए। ये तो प्राइस वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और कंजप्शन पूछा है, प्राइस गिवन है। या बन सकता है कंजप्शन के साथ कि कंजप्शन अगर खपत इतने परसेंट बढ़ा दी गई तो प्राइस कितने परसेंट कम किया जाए, या फिर खपत इतने परसेंट कम कर दी गई तो प्राइस कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए कि खपत सेम रहे। या फिर चौथा क्वेश्चन आपका बन सकता है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, कि प्राइस अगर इतने परसेंट बढ़ा तो खपत को कितने परसेंट कम करें कि खर्चा इतने परसेंट बढ़े। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि आप बाजार गए, अब भाई पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बात समझना, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते 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 100 पार पहुंच गए। ठीक है, अब आदमी ने अपनी जिद ठानी है कि जाऊंगा तो गाड़ी से ही जाऊंगा। ठीक है, तो भाई खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, यानी कंजप्शन उसने रोक नहीं लगाई कंजप्शन पे। ठीक है, अब बात समझिए, उसने कहा कि यार गाड़ी अब पेट्रोल बढ़ रहा है तो ऐसा करता हूँ मैं अब कभी गाड़ी से, कभी मेट्रो से, कभी किसी तरीके से जाऊंगा जिससे कि प्राइस जो बढ़ रहा है पेट्रोल का 20-30%, तो 20-30% का इफेक्ट ना पड़े मेरी जेब पे, मुझे ऐसा ही लगे कि 10% का ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर केवल 10% बढ़ा, प्राइस बढ़ गया 30%, तो उस केस के अंदर खपत उसने कम करी होगी। पहली बात यह है कि आपको ये सारी चीजें समझ आनी चाहिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन पे आऊंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात समझ आ गई है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं, अब आता हूं क्वेश्चन पे। ये है पहला क्वेश्चन, ई सेम, ई सेम, जब ई सेम होता है तो प्राइस कंजप्शन पे कैसा डिपेंड करता है, उल्टा डिपेंड करता है। तो प्राइस का रेशियो अगर 20% बढ़ गया, प्राइस अगर 5 से 6 हो गया, तो कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, 6 से 5 करना पड़ेगा। कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, 1/6, यानी 16 सही 2/3%। आंसर आ गया। दूसरा केस, प्राइस अगर 30% कम होता है, 10 से 7 हो जाता है, तो कंजप्शन को 7 से 10 करना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 बढ़ाना पड़ेगा। तो 3/7 यानी 42 सही 6/7% आपका आंसर हो गया। ठीक है, 42 सही 6/7% आपका आंसर आ गया। तो ये दो मेथड तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए जब ई सेम है। अगर ई सेम नहीं होगा तो मैं उसके बाद डिस्कस करता हूं, पहले ये बताइए, ये समझ आ गया है जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब मैं ये केस उठा रहा हूं, थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, पी अगर 30% बढ़ता है, कंजप्शन को कितने परसेंट कम किया जाए कि ई केवल 10% ही बढ़े। ये लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत बड़े लग जाते, 10% कम हो, पी अगर 30% कम हुआ है तो कंजप्शन को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि ई केवल 10% ही कम हो। अब इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। शुक्रिया भाई, ध्यान से देखिए। पी अगर 30% कम हो रहा है, देखिए मैं बाजार गया किसी सामान को लेने के लिए, उसकी कीमत 30% कम हो गई, तो अब मैं ये कहूंगा यार अब मेरे पास 30% पैसे बच जाएंगे, यानी 100 रुपये मैं लेके जाता था, 30 रुपये वापस लाऊंगा। पर हुआ क्या, मुझे लालच आ गया, अभी तो चीज सस्ती मिल रही है, चल थोड़ी और ले लेता हूँ, तो इसलिए मैं वापस केवल 10 रुपये ही लेकर आया, यानी कंजप्शन मैंने बढ़ा दी।
सेंस समझिए पहले, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं। इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं, एक मेथड यहां करूंगा, एक मेथड यहां करूंगा। प्राइस मान लेते हैं खर्चा 100 रुपए का था, ठीक है। 100 रुपए का खर्चा था, प्राइस 30% कम हुए थे, तो मेरा खर्चा कितने का होना चाहिए था? 70 रुपए का, ठीक है। मेरा पहले खर्चा था 100 रुपए, प्राइस खत्म हो गए, 30% कम हो गए, यानी अब केवल 70 रुपए का खर्चा होना चाहिए था। पर मेरा 70 रुपए का खर्चा नहीं हुआ। मेरा कितने का खर्चा हुआ? खर्चा मेरा केवल 10% ही कम हुआ है, यानी मेरा 90 रुपए का खर्चा हुआ है, ठीक है। 100 रुपए का मेरा नॉर्मल खर्चा था, जब मैंने देखा 30% प्राइस कम हो रहे हैं, तो मेरा खर्चा 70 रुपए में अनुमान लगा रहा था हो जाएगा। पर मैं बाजार से जब वापस आया तो मैंने देखा मैंने 90 रुपए का खर्चा कर दिया। इसका मतलब क्या है? ई और पी डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं रहे, सी ने चेंज हो गया, सी में चेंज हो गया। अगर सी में चेंज नहीं होता तो ई और पी का सीधा रिलेशन है, ठीक है। तो सी में जो चेंज हुआ, आप ध्यान से समझिएगा। अब सी कहां कहां चेंज हुआ? अब सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, अगर आप यहां की बात करें और यहां की बात करें, ठीक है, इन दोनों ही केस के ये किसका रेशो आ रहा है? देखिए एक्सपेंडिचर का आ रहा है सबसे पहली बात, ठीक है। इतना होना चाहिए था, इतना हुआ, ठीक है। अब मैं इन दोनों के अंदर ही देखता हूं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मेरा 70 रुपए खर्चा होना चाहिए था, मेरा 90 रुपए खर्चा हुआ जब मैं बाजार गया। पर जब मैं 70 रुपए का होना चाहिए था, यह 90 रुपए का हुआ। इन दोनों ही केस में प्राइस सेम था। मैं ये देख कर ही गया बाजार में कि 30% प्राइस कम हो गया, तो 30% कम वाला ही प्राइस मिला है मेरे को, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ठीक है। यानी इन दोनों के अंदर क्या है? प्राइस सेम है, घटा हुआ प्राइस है। घटा हुआ प्राइस देख के मेरा ये इफेक्ट पड़ना चाहिए था, पर मेरे मन में लालच आ गया, मैंने और चीजें खरीद ली। खरीदी तो घटी हुई कीमत पर ही ना, इन दोनों केस में प्राइस तो सेम ही रहा ना। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है 7:9, और अगर प्राइस सेम रहेगा तो यही रेशियो कंजप्शन का बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 7 से मैंने कंजप्शन बढ़ा दी, 9 कर दी, यानी 2/7, और 2/7 क्या होता है? 28 सही 4/7%। ये मेरा आंसर हो जाएगा, 28 सही 4/7% मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? ये जल्दी से बताइए। देखिए मैंने एक एक डिटेल खोल के समझाई है आपको यहां पर। आप ये सोच के रहिए, देखिए मान लेते हैं आप 100 का नोट एक लेके जा रहे हैं बाजार में, आपका 100 रुपए का खर्चा था। बाजार में जो चीज लेने गए उसकी कीमत 30% कम हो गई। आपने कहा कि यार बढ़िया है, अब तो 70 रुपए खर्च होंगे। पर आपके मन में लालच आया, आपने कहा कि भाई पहले मैं 2 किलो लेता था, अब मैं 4 किलो या 3 किलो, इस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा देता हूं। तो आप 70 रुपए की जगह 90 रुपए खर्च करके आया, आपको लगा यार ये भी लगना चाहिए कि कुछ बचा भी है, तो 10 रुपए बचा लिया आपने अपनी जेब में। आपकी जो चीज 70 रुपए की पड़ती वो भी कम कीमत वाली थी। अगर आप कंजप्शन उतनी ही रखते, कंजप्शन की वजह से ये खर्चा बढ़ा है, प्राइस की वजह से नहीं बढ़ा। ये खर्चा जो बढ़ा है ये प्राइस की वजह से नहीं बढ़ा, प्राइस तो कम हो गया था, तो प्राइस से कोई इफेक्ट नहीं है। यहां से यहां में, यहां भी आपको 30% कम में मिल रहा है, यहां भी आपको 30% कम में मिल रहा है, पर यहां पर क्वांटिटी बढ़ा दी आपने, इसकी वजह से खर्चा 90 रुपए हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 70 से 90 हो गया, यानी 7 से 9 हो गया है खर्चा, तो कंजप्शन भी 7 से 9 होगा, क्योंकि इन दोनों केस में बढ़ी हुई कीमत है। आप प्रैक्टिकल लेके चलिए ना, आप बाजार जाते 30% की भी चीज की कीमत कम हो गई, आपने खरीद ली, 70 रुपए का खर्चा हो गया। फिर आपके मन में लालच आया कि नहीं यार मैं कुछ और खरीद लेता हूँ, थोड़ा और खरीद लेता हूँ, आपने 90 रुपए का खर्चा कर दिया, ठीक है। पर जब आपने 70 रुपए की परचेजिंग करी और जब आपने 90 रुपए की परचेजिंग करी, कीमत कांस्टेंट थी, घटी हुई कीमत थी।
तो जो खर्चे का अनुपात रहा होगा वही आपका कंजप्शन का आपने उस अनुपात में बढ़ाई कंजप्शन। तो 7 से 9 हो गई, 2/7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी को ना आप एक्स वाई से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा E इक्वल टू पी इंटू सी लगातार लगने वाला फॉर्मूला है, तो एक्स वाई का भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। -10 -30 प्लस एक्स प्लस प्लस कह रहा हूं -330 इंटू एक्स बटा 100। खर्चे में 10% का डिक्रीमेंट हुआ, प्राइस में 30% का। खपत हमारी बढ़ेगी इसलिए प्लस का साइन, इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। अब मैं सॉल्व करता हूं इसे, 30 में से 10 गया तो 20 आ गया। ये कितना आ गया 100 माइनस 30 यानी 70, 70 एक्स बटे 100। इससे मैंने ये काटा तो ये आ गया 200/7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28 सही 4/7%। ये मेरा आंसर हो गया। तो ये मैं एक्स वाई वाले फॉर्मूले से भी लगा सकता हूँ। एक्स वाई वाला फॉर्मूला क्यों लगा है मैंने बताया था, जहां भी दो लगातार ए बी वाला प्रोडक्ट होता है वहां एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ई में नेट 10% की कमी हो रही थी, पी में 30% की कमी हो रही थी, सी का इंक्रीमेंट आपको निकालना था। कंजप्शन का मतलब खर्च नहीं होता मेरे भाई, खपत होता है। कितनी क्वांटिटी आपने खपत करी है। क्लियर है ना भाई सभी को? दूसरा मेथड भी। तो आगे जब मैं प्रोसीड करूंगा, ठीक है तो दोनों को ही लेके चलूंगा। ठीक है, कई जगह ऐसा होगा इससे बहुत आसान पड़ेगा, कई जगह उससे आसान पड़ेगा, दोनों ही लेके चलेंगे। ठीक है, मजा आ गया? चलिए बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, तो लगातार जैसे मैंने आपको समझाया, समझिए बातों को और लगातार लगे रहिए। ठीक है, इस फालतू की दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अपना पहले करियर बनाइए, अपना पढ़ाई करिए। ठीक है, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यानी कल और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।